हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। दोस्तों 75 क्वेश्चन तक हो गया था और आज हम देखेंगे 76 नंबर से। पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखे तो चैनल पर जाकर के आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है 75 क्वेश्चन हो गया था, जिसमें कि पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे दोस्तों महाकश्यप। उसके बाद देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिखे। तो देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। यानी मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध की जो पहली जो बौद्ध संगति बुलाई गई थी वो कहाँ पे थी। तो वो दोस्तों थी राजगृह में। ठीक है, पहले राजगीर था अब राजगीर, पहले राजगृह था अब राजगीर है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई। उसी बात को कहा जा रहा है कि प्रथम गौतम बुद्ध की प्रथम महासभा कहाँ बुलाई गई। ठीक है, कहाँ थी या कहाँ बुलाई गई, तो वो है राजगृह में। ठीक है, बस पूछने का तरीका अलग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। गौतम बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं आपको पता भी होगा इसमें से बहुत लोगों को। तो देखिए, इसमें जो दिया गया है स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ पहले से दूसरे को मैच कराना है। ठीक है, तो इसमें जन्म दिया है, ज्ञान प्राप्ति दिया है, प्रथम वचन दिया है, निधन दिया है। यानी कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ निधन हुआ, कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई और प्रथम जो ज्ञान दिए वो कहाँ पे दिए। तो देख लेते हैं, सबसे पहला जन्म देख लेते हैं। तो जन्म दोस्तों ये सभी लोगों को पता होगा कि जन्म इनका जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी इनको, तो ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी दोस्तों ये हुई थी इनकी सारनाथ में, बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। प्रथम जो प्रवचन दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। और निधन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, मैच हो गया सब। ठीक है, देखिए जन्म जो हुआ लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई, तभी बोध वृक्ष के नीचे यहीं पे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और प्रथम जो प्रवचन दिए थे, प्रथम अपना उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, वाराणसी के सारनाथ में दिए थे। उसके बाद निधन हुआ इनका कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई है। अभी जस्ट हम लोग ये क्वेश्चन बात किए हैं, तो इसमें जो है हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो बोधि वृक्ष है उसी के नीचे ये जो है ज्ञान प्राप्त किए थे। कौन ज्ञान प्राप्त किए थे, तो गौतम बुद्ध प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। अभी थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन बताए थे मैच कराने वाला, उसी में था कि कहाँ पर ये पहला अपना उपदेश दिए थे, तो वो वाराणसी के सारनाथ में दिए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 82 नंबर का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। यानी गौतम बुद्ध है उनको कौन से राजा थे जिनके की शासन काल में इनको देवता बोला गया, देवता का स्थान दिया गया। तो वो है कनिष्क जो राजा है वो अपने शासन काल में गौतम बुद्ध को भगवान स्वरूप इनकी पूजा की है। अगला है क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। इसके पहले भी क्वेश्चन आया है, तो वो है वैशाली का स्थान, जहाँ पे कि प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कहाँ पे, वैशाली में। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची जो है वो कहाँ उपलब्ध है, तो वो है दोस्तों अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय किस समय पे स्थापित किया गया था, तो वो है दोस्तों गुप्त काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए विश्व प्रसिद्ध ये था, तो ये था दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और यहाँ पे दोस्तों अलग अलग जगह से चीनी हो, तिब्बती हो, सब यहाँ पर आते थे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में वंश शब्दारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। यानी मध्यकालीन जो भारत का मध्यकालीन समय रहा है उसमें मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी।
क्योंकि यहाँ पर सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु सैनिकों की भर्ती अच्छे से हो जाए, जिसके लिए यहाँ पर क्या किया गया था, मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। अगला है नीचे दिए गए वक्तव्य जिसमें कि कथन ए और कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन ए क्या कह रहा है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, यानी 12वीं शताब्दी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय खत्म हो गया था। अगला है आर है, असर्शन आपका ये हो गया, रीजन आपका हो गया, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलान बंद हो गया था। महावीर को राजकीय प्रशय मिलान बंद हो गया था। ठीक है, उपयुक्त व्याख्या में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन में बोला है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ये बात तो बिल्कुल सही है कि 12वीं शताब्दी के आसपास इसको जो है पतन कर दिया गया था, जला दिया गया था। उसके बाद महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। ठीक है, राजकीय जो उनको मिल रहा था व्यवस्था, पैसा मिल रहा था, वो सब बंद हो गया था। ठीक है, तो ये भी बात सही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये इसका जो है रीज़न नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न नहीं है, तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। ए और आर सही है और ए और आर की सही व्याख्या करता है, तो व्याख्या करता नहीं है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें दिया है दोनों ए और आर सही है, परंतु ए और आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ये बिल्कुल सही है कि ए आर का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था? यानी कि जो मगध साम्राज्य है उसका उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य। ठीक है, तो इसका कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य का जो है उत्कृष्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे देखिए कंट्रोवर्सी, जिस वजह से कि इसको स्टार किया गया है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, दिए गए विकल्प में दो विकल्प ए और सी सही है, दोनों सही है। पहले ये नाम रहता है, पहले ये रहता है, फिर बाद में ये हो जाता है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। ए और सी दोनों गलत है, सही है, यानी कि ए पाटलिपुत्र में और राजगिरी में, पहले राजगिरी रहता है फिर पाटलिपुत्र हो जाता है। देख लेते हैं, मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। अच्छा देखिए, पहली वाली राजधानी जो है वो कौन सी थी? गिरिव्रज थी, गिरिव्रज थी। बाद में जो है पाटलिपुत्र को किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं। उस बाद में उन्नयन जो है उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। जो उदयन रहता है वो क्या करता है कि गिरिव्रज से, यानी कि राजगिरी से पाटलिपुत्र कर देता है, राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है। कौन करता है? उदयन करता है। जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही, जो ये आपका पाटलिपुत्र बनी जब, तो ये जो है गुप्त काल तक राजधानी बनी रह गई। ठीक है, तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दे देना चाहिए था कि उदयन द्वारा या फिर प्रथम कौन सी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अभी क्वेश्चन इसके पहले आया था। ठीक है, तो मगध की राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी, तो प्रथम राजधानी अभी हम आपको बताए हैं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना, क्या दिया गया है कि प्राचीन जो है आरंभिक यानी कि प्राचीन, आरंभिक यानी कि प्राचीन गिरिव्रज या फिर राजगिरी देखिए राजगिरी। ठीक है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। इसमें दोनों दिया गया है, लेकिन पाटलिपुत्र तो नहीं था, बाद में हुआ था। ठीक है, पहले राजगिरी था, राजगिरी इसमें ऑप्शन नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, राजगिरी हो जाएगा पहला आंसर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? यानी नंद वंश का टाइम पीरियड चल रहा था, उसके पश्चात जो है मगध पर किसका शासन हुआ? ठीक है, मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? कौन सा राजवंश आया मगध की गद्दी पर? तो वो आए थे दोस्तों, मौर्य आए थे। नंद वंश के बाद कौन आए थे? मौर्य आए थे। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, यानी किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन देखने को मिलता है? वो मिलता है विशाखा दत्त। जो विशाखा दत्त है उनका एक पुस्तक है। ठीक है, उसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट
जो है वर्णन किया गया है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है मेरे ख्याल से, मुद्रा राक्षस, इनका मुद्रा राक्षस करके है, मुद्रा राक्षस, ये एक पुस्तक है। इसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये विशिष्ट वर्णन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। यानी कि मगध का कौन सा ऐसा राजा था जो कि सिकंदर महान के समकालीन, सिकंदर के साथ या सिकंदर के समकालीन कौन सा राजा था। तो वो थे दोस्तों घनानंद। ठीक है, घनानंद जो थे वो सिकंदर के समकालीन हुए राजा थे। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो किससे बना है। तो वो बना है दोस्तों लकड़ी का बना है। किसका बना है, लकड़ी का बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये आप देख करके मत वो सोचिए कि बहुत पहले का आया है, अभी क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अपडेटेड नहीं है, लेकिन बस ये जान लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन बार बार यहीं से आता है। इसको आप पढ़ लेते हैं तो 31 क्वेश्चन आपका जो है लगभग सारा पार्ट कवर करने के बाद 31 क्वेश्चन आपका लगभग इसमें से TRE 3 में आया था और आगे भी आएगा। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। किसका, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो वो किए थे दोस्तों अशोक किए थे अष्टप्रधान का गठन। अगला देख लेते हैं, अष्टप्रधान जानते हैं 8 लोगों का जो दल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन की विजय प्राप्त करने वाला कौन सा राजा था। तो वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त थे। ठीक है, दक्कन का विजय प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो उनका प्रभाव कहाँ पे था, पश्चिमी भारत पे भी था। तो ये बात जो है किस अभिलेख में है दिखता है। तो ये है दोस्तों रुद्रदामन या रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। एक शिलालेख है जूनागढ़ का, रुद्रदामन नाम का, उसी अभिलेख से प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का जो है प्रमाण ऐसा है उसमें कि पश्चिमी जो भारत है उस पर भी इसका प्रभाव रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र है जो सम्मिलित नहीं था। तो वो है दोस्तों श्रीलंका, बाकी अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ये सब जो है इनके क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासन में किस जगह पर बौद्ध सभा जो है आयोजित की गई थी। तो वो की गई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में क्या किया गया था कि अशोक के शासन में बौद्ध सभा इसी नगर में जो है आयोजित की गई थी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। 101 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख से प्रयुक्त भाषा है, उस पर जो भाषा लिखा गया है अशोक के शिलालेख पर इंस्क्रिप्शन किया गया है, वो किया गया दोस्तों प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक लैंग्वेज वहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों ये देखिए 101 क्वेश्चन हो गया है और अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा 102 का रहेगा। और चैनल पे यदि नए हैं दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डेली का इसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो 101 नंबर से हम अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।